So यहाँ पे जितना हम सोल्यूट डालेंगे उतना ही, जितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेगा उतना ही उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा कि कितना लोवरिंग हो रही है एक्चुअली में वेपर प्रेशर में. So basically we can say the mole fraction of solute can be represented by number of moles of solute divided by number of moles of solution present. Solution means solvent plus solute here. So number of moles of solute is represented by N2 and number of moles solution represented by number of moles of solvent plus number of moles of solute here. So basically relative lowering of pressure it depend only upon the कितना अमाउंट हमने डाला है सोल्यूट का, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है. जितना ज़्यादा अमाउंट होगा सोल्यूट का उतना ज़्यादा कम, उतनी ज़्यादा लोवरिंग होगी वेपर प्रेशर, मतलब उतना ज़्यादा कमी आएगी वेपर प्रेशर में अल्टीमेटली. Now let's see the relative lowering vapor pressure is a colligative property or not. How to prove this that it is a colligative property? Basically हमने क्या बोला कि colligative property डिपेंड करती है सिर्फ किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute only. It will not depend upon the nature of solute here. उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, किस टाइप का सोल्यूट है, कौन सा सोल्यूट है, उस पर डिपेंड नहीं करने वाला. इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ कि प्योर सॉल्वेंट मैंने लिया था, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, पहले था मेरे पास कोई भी एक कंपोनेंट का, उसके वेपर फॉर्म बन रहे थे तो ओनली ए टाइप के वेपर ही बनेंगे वहाँ पे. बट मैंने क्या किया, एक बारी तो इसमें डाल दिया यूरिया, मान लो मैंने डाल दिया इसमें 1 ग्राम यूरिया डाला, सेकंड वाले में डाला मैंने कोई भी मान लो NaCl डाल दिया 1 ग्राम ही, और थर्ड वाले में मैंने डाल दिया मान लो कोई भी दूसरा कंपोनेंट, जिस हिसाब से सुक्रोज डाल दिया चलो 1 ग्राम, तीनों में. तो क्या होगा, तीनों एक नॉन वोलेटाइल नेचर के सोल्यूट है, तीनों के तीनों किस टाइप के हैं, नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं तीनों के तीनों. तो नॉन वोलेटाइल नेचर होने की वजह से क्या होगा, इट विल डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज करेंगे तीनों के तीनों या कंपोनेंट, क्योंकि तीनों नॉन वोलेटाइल नेचर के. बट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा करेगा, ये यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं कि कोई ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा. अगर इनकी क्वांटिटी सेम है, जो कि मैंने सेम लिया, 1 ग्राम ये लिया है, 1 ही ग्राम ये लिया है, अगर 1 ग्राम ये लिया है, तो उसी पर डिपेंड करने वाला कितना अमाउंट डाल रहे हैं हम एक्चुअली में सोल्यूट का. बेसिकली तीनों केस में जो है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं, अभी के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मास लिया है वो लिया है सिर्फ और सिर्फ गिवन मास. बट मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स सेम रखने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रखने हैं यहाँ पे, ना कि गिवन मास सेम रखना है. बेसिकली क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास. कि हर एक क्वांटिटी का यहाँ पे मोलर मास तो सबके लिए डिफरेंट होगा ना. यहाँ पे मोलर मास जो ले रहे हैं तीनों चीज़ों का डिफरेंट फॉर ऑल, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स की, अगर ये डिफरेंट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी भी डिफरेंट आएगी. तो इसलिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को सेम रखना, ना कि गिवन मास को सेम रखना. तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ 1 ग्राम की जगह अगर 1 मोल लिख दूँ सबकी जगह, 1 मोल ये, 1 मोल ये और ये भी 1 मोल, तो डेफिनेटली ये चीज़ ठीक होने वाली है. तो बता अगर 1 मोल सबका ले लिया, अगर मैंने अमाउंट, तो क्या होगा, उस क्वांटिटी में तीनों के तीनों डालेंगे तो सबका हर केस में जो है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो सब में सेम आएगी. इफ़ आई कंसीडर द नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, इफ नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे तो डेफिनेटली रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तीनों केस में सेम आने वाली है. इसका मतलब क्या है कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रही ये चीज़, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ कितनी क्वांटिटी ली, जो कि होनी चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और आइदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. नाउ अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, formula of relative lowering of vapor pressure is P naught minus PS is equal to N2 upon N1 plus N2, which denotes the mole fraction of solute here, mole fraction of non-volatile solute here. Now let's see the
we can change the number of moles or we can add the values formula of number of moles here, but N2 will be equal to the W2 upon M2. What W2 and M2 represents here, it is the given mass of solute, and this is molecular mass of solute here. Similarly, for the solvent we can write at N1 is equal to W1 upon M1 here. So we have to put the values of N1 and N2. Now put the values of N1 and N2 in equation number 1 here. So by what we got, P naught minus Ps upon में P naught will be equal to W2 upon M1 divide by W2 upon M2 plus में W1 upon M1 here. Now suppose to solve the equation we have to take the case of a dilute solution. What do you mean by dilute solution? कि अगर एक सॉल्यूशन पहले मैंने बनाया था तो उसमें एडिशन ऑफ वाटर मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया. क्या कर दिया? एडिशन ऑफ वाटर से हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट तो फिक्स ले ली, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट तो यहाँ पे फिक्स कर दी, बट मैं किसका अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूँ? अमाउंट ऑफ सोलवेंट मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ. सॉरी, यहाँ पे हम अमाउंट लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है मैंने वो बढ़ा दिया, फिक्स कर दिया सॉरी, और अमाउंट ऑफ सोलवेंट जो है वो मैं इंक्रीज करता गया. इसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या बता रहा है? कंसंट्रेशन निकालो या मोल फ्रैक्शन निकालो तो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हियर. सो अगर ये चीज़ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी ये चीज़ अगर इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होने वाली है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है कंसंट्रेशन जो वो डिक्रीज होगी. सो यहाँ पे हम क्या केस ले सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन मैंने इंक्रीज करी है, सॉरी अगर मैंने यहाँ पे नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो कम कर दिए क्योंकि कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन को नेगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेरेटिव टू कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, क्योंकि उसकी तो ज़्यादा है, क्योंकि हमने तो और सोलवेंट ऐड किया है इसमें. सो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ कि W2 by M1 इज़ वेरी वेरी लेस देन द W1 by M1, सॉरी 2. सो वी कैन नेगलेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट हेयर बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन, बिकॉज हमने डाइल्यूशन कर दिया यहाँ पे, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को नेगलेक्ट कर सकते हैं. सो इक्वेशन क्या बनी अब यहाँ पे? P नोट माइनस PS अपॉन P नोट विल बी इक्वल टू W2 by M2 डिवाइड बाय W1 by M1, है ना. अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो क्या होगा? क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम थोड़ी सी वैल्यू ऐड भी करते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला. इट विल बी इक्वल टू W1 by M1 ओनली. लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर ये वैल्यू 1 लाख है, अगर ये वैल्यू 1 लाख और ये वैल्यू 0.01 है, तो 1 लाख में 0.01 ऐड कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो 1 लाख के इक्वल ही आने वाला है. सो इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट करते हुए इक्वेशन बना दी अभी वाली. सो नाउ बेसिकली इसको हम और सोल्व करके क्या लिख सकते हैं? P नोट माइनस PS अपॉन में P नोट इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई M1 डिवाइड बाय W1 multiply M2. So this is our final equation for the relative lowering of vapor pressure as a case of colligative properties. Now let's see the question. We have to solve one question here. Statement is there, the vapor pressure of pure benzene, मतलब प्योर सोलवेंट की बात कर रहा है, प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, क्योंकि हमें किसी भी टेम्परेचर पे हम वो चीज़ ले सकते हैं, इस 0.850 बार. सो बेसिकली वेपर प्रेशर दे रखा है किसका? प्योर सोलवेंट का. मैं लिख सकता हूँ P नोट इज इक्वल टू 0.850 बार है. एंड देन उसका क्या दे रखा है? एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का जो मास दे रखा है, मतलब गिवन मास क्या है? W2 इज इक्वल टू 0.5 ग्राम में लिख सकता हूँ. उसके बाद और क्या गिवन है? इज एडेड टू द 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब प्योर सोलवेंट का, मतलब W1 क्या दे रखा है?
39 ग्राम, जो गिवन मास है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये गिवन है कि m1 की वैल्यू क्या गिवन है, हमें m1 की वैल्यू नहीं गिवन, m2 की वैल्यू हमें निकालनी है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, जो हमने ऐड किया है सॉलिड की फॉर्म में, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है, उसका मास कितना वो निकालना है। और एक और चीज़ हमें दे रखी है कि पीएस की वैल्यू कितनी है, मतलब पीएस मतलब सॉल्यूशन का। आप लोग देख सकते हो कि पहले जो प्योर कंपोनेंट था उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू थी 850, अब सोल्यूट डालने का प्रेशर की वैल्यू होगी 0.845, जो कि डिक्रीज दिखा रहा है साफ साफ कि वैल्यू में वेपर प्रेशर में डिक्रीज हुआ है। तो अब बट हमें एक चीज़ और दे रखी है यहाँ पे कि बेंजीन बता रखा है कि जो प्योर सॉल्वेंट है उस वो होता है बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, वो ऑलरेडी नो। तो अब इसका हम मोलर मास इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, 12 एक कार्बन का मास 12 होता है तो 6 एटम का मास कितना होगा, 12 × 6 प्लस में एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 और 6 करोगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट आने वाला है 78 ग्राम पर मोल है। मोलर मास आ गया ये हमारे पास कितना, 78 ग्राम पर मोल। नाउ वी कैन use the Rolle's law for some calculations. We can use the Rolle's law now. So let's write the equation of Rolle's law. P naught minus Ps upon P naught is equal to W2 multiply M1 divided by W2 multiply M2. So put out the values here, but P naught value is given 0.850 minus 0.845 divided by 0.850 is equal to में W2 गिवन है 0.5, M1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है 78 डिवाइड बाई W1 की वैल्यू भी गिवन है 39 एंड M2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, M2 इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.005 ना 0.005 डिवाइड बाई 0.850 और मल्टीप्लाई कर देंगे 39 से, डिवाइड कर देंगे 0.5 मल्टीप्लाई 78। आफ्टर ऑल जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेसिकली ये बचने वाला है 5 डिवाइड बाई 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो 170 ग्राम पर मोल के आसपास आना चाहिए। तो देख सकते हो कि इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो कैलकुलेट करके। तो 170 ग्राम पर मोल के आसपास आना चाहिए, जो कि हमारा क्या निकल चुका है कि कितना ग्राम हमने सोल्यूट लिया था उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इतना ग्राम सोल्यूट डालने पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हुआ था इतना डिक्रीज। सो इस तरह से हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रिलेटिव लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर में किसी के। नाउ लेट्स सी वन एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि हम अपनी डेली लाइफ में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है या एग्स वगैरह खाते हैं तो बेसिकली उस चीज़ में बहुत हेल्प करता है कि वेपर प्रेशर को लोअर करके हम लोग कम वेपर्स बना सकते हैं। वेपर बनेंगे तो एग्स को बॉईल करने में आसानी होती। कैसे देखते हैं, जब मैं सिंपली एग को बॉईल करूँगा, यहाँ पे जब मैं सिंपली पानी में एग को बॉईल करने वाला हूँ तो डेफिनेटली जो है एग को बॉईल करूँगा तो क्या होगा, बेसिकली इट विल टेक लाइक 20 मिनट्स। हमने एग्जांपल ये लिया कि 20 मिनट उसको लगते हैं। बट अगर मैंने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, मान लो NaCl, जो कि नमक होता है जो हम कॉमन सोल्ट यूज़ करते हैं घर में खाने के लिए डेली, उसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो डेफिनेटली जो है पहले अगर अंडे 20 मिनट में बॉईल हो रहे थे तो अब डेफिनेटली लगभग 2 या 3 मिनट का फ़र्क आ सकता है डेफिनेटली। तो 18 मिनट में अब मान लो एस्टिमेट हमारे जो एग्स हैं वो बॉईल हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने NaCl डालने से क्या किया, जो वेपर फॉर्म है इसकी वेपर फॉर्म जो है हमने वेपर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बन रहे थे बिना सोल्यूट के, बट जब सोल्यूट डाला तो वेपर की क्वांटिटी ऑब्वियसली यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि हमें अंडे बॉईल करने के लिए, एग्स बॉईल करने के लिए हमें वेपर से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इसलिए क्या होगा, अगर वेपर फॉर्मेशन कम होगी, या मैं बोल सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ गया पानी का, मान लो अभी बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो थर्ड प्रॉपर्टी इसमें हम लोग पढ़ने वाले एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका भी एप्लीकेशन हो सकती है कि 100 डिग्री सेल्सियस अगर बॉइलिंग पॉइंट है पानी का तो NaCl डालने के बाद अप्रोक्सीमेटली मान फॉर एग्जाम्पल कि 105 हो जाता है ना। NaCl प्लस वाटर ले लिया तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा इसका 105। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो कम ही हीट हमें चाहिए होगी, कम ही हीट पे हम अंडों को जल्दी बॉईल कर सकते हैं और ज़्यादा आसानी से बॉईल कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप लोग when we add NaCl in this it will lower the vapor pressure of
water and it will increase the boiling point of water, due to which vapor pressure will form vapor will form less in amount and boiling will become fast. boiling जल्दी होगी, कम टेम्परेचर पे हम उसको बॉईल कर पाएंगे और ज़्यादा जल्दी हम उसको बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि हमने बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज़ कर दिया। तो टेम्परेचर कम भी रखोगे तो पानी बॉईल नहीं होगा, सिंपली वेपर फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो गर्म पानी में जल्दी एग्स बॉईल हो पाएंगे इजली। सो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन थी हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आप एग्स वगैरह ईट करते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। नाउ लेट्स सी अनदर डेफिनेशन हियर, डिफ्यूजन। द डिफ्यूजन इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं। अगर आप लोग छोटी सी डेफिनेशन देखना चाहोगे इसको क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम बोल सकते हैं। बट बेसिक क्या, किस पार्टिकल्स की बात करें, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड द solvent to form a homogeneous mixture is known as diffusion। डिफ्यूजन मतलब आप क्या कह सकते हो, डिफ्यूज़ करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स की मूवमेंट करना। आप लोग बेसिकली 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करें इसके बेस पे क्या, कि अगर मैं KMnO4 की बात करूँ, यहाँ पे KMnO4 को अगर मैं वाटर में ऐड करूँगा, तो क्या इसको क्या बोलते हैं, पोटाशियम पर मैंगनेट। बेसिकली इसको लाल दवाई भी बोल सकते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। काफ़ी जगह यूज़ होता है इसका। तो अगर मैंने एक सिलेंडर में बेसिकली पानी फिल किया, और इसमें अगर मैंने KMnO4 के पार्टिकल्स थोड़े से डाल दिए, KMnO4 के पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से इसमें डाल दिए, तो फर्स्टली क्या होगा कि जब सेटल डाउन हो जाएंगे एक बार KMnO4 के पार्टिकल, बट थोड़ी देर में क्या होगा डेफिनेटली कि ये पार्टिकल जो है वो मूवमेंट शो करेंगे, कहाँ से कहाँ, ये पार्टिकल यहाँ मूव करेंगे और जो वाटर के पार्टिकल्स है वो इसकी तरफ मूव करेंगे। तो बेसिकली सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स की आपस में इंटरचेंजिंग हो रही है, क्या कह सकते हैं, मिक्सिंग हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो KMnO4 का पर्पलिश कलर है वो सिर्फ डाउन नीचे था, वो डेफिनेटली ऊपर भी आने वाला है। सो ये बाद में क्या होगा, सारा का सारा आपस में पर्पलिश कलर का हो जाएगा, सारा का सारा पानी। इसी को बोलते हैं हम सिंपली डिफ्यूज़न, इसी को बोलते हैं, सारा का सारा जब पानी पर्पलिश कलर का हो गया इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न। थैंक यू, दिस इज अप फॉर टुडे।